हाय फ्रेंड्स, I'm सुजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसजे ऑटो इन्फो में। दोस्तों, जब मैं लास्ट टाइम अपनी सेकंड सर्विस के लिए गया हुआ था और सेकंड सर्विस के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि AL04 का अपडेट जो है जून मैन्युफैक्चर्ड या उसके बाद की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में नहीं आता है। बट जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो उस पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि ऐसा नहीं है भाई, जून तो छोड़ो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर इवन एक आध लोगों ने शायद दिसंबर की गाड़ियों में भी अपने ECU में, अपने टाटा अल्ट्रोज XC पेट्रोल के ECU में AL03 से AL04 का अपडेट कराया हुआ था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो किसी एक ने बोला कि आप जो है टाटा मोटर्स पे कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने जो है ECU में AL04 की अपडेट मांगी बट नहीं करा गया। तो फिर दोस्तों मैंने कंप्लेन कर दी। मैंने कंप्लेन का नंबर सर्च किया और उसके बाद मैंने कंप्लेन टाटा मोटर्स में अपनी कंप्लेन कर दी। तो एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो मैं कंप्लेन नहीं करना चाह रहा था, मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था कि ECU में AL03 से AL04 अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली अगर कंप्लेंट नंबर पे आप कॉल करके आप कुछ कोई भी चीज़ पूछेंगे तो वो क्या करते हैं कि आपने जो लास्ट सर्विस जहाँ पे कराई थी, या मैंने सर्विस से कनेक्ट करके भी उसको बताया, तो हमने जहाँ पे लास्ट सर्विस करी थी उसको उन्होंने वो मैटर रेफर कर दिया। दोस्तों, मैंने बाकी लोगों को हमेशा ये चीज़ डिस्कस करते हुए सुना हुआ है कि टाटा मोटर्स में कंप्लेन करो तभी उसका कोई असर नहीं होता है। बट भाई, मैंने जो इफेक्ट देखा इस बार कि मैंने जैसे कंप्लेन करी, मैंने मतलब जिस दिन कंप्लेन करी उसके अगले दिन जो है मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आया कि सर आपने कंप्लेन क्यों कर दी, इससे जो है जो आपका सर्विस एडवाइजर है उसकी सैलरी कट हो जाएगी एंड वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला कि आप किसी तरीके से ये बोल दीजिए कि आपने जो है जस्ट इंक्वायरी करी, आपने कंप्लेन नहीं किया है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अगर आप कोई भी शख्स कंप्लेन करेगा तो वो काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब तुरंत सर्विस सेंटर का अगर कॉल आ रहा है तो इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स में अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसकी सुनी जाती है। हालांकि देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने अभी किसी भी अपने सर्विस सेंटर को ये चीज़ नहीं बोली है कि आप जो है इन जनरल सभी टाटा अल्ट्रोज में के ECU को AL03 से AL04 में अपडेट करिए। शायद वहाँ पर कुछ ऐसा बात आ रही है कि अगर कोई ये बताता है कि हमारी गाड़ी जो है थोड़ा थोड़ा जर्क ले रही है, मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में थोड़े से जर्क ले रही है, या फिर आपको जो है मतलब कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है कि जैसे पावर लैग है, इस तरीके की प्रॉब्लम जब कोई मेंशन करता है तो उस केस में किसी की गाड़ी में वो अभी AL03 से AL04 में अपडेट कर रहे थे। तो दोस्तों, जब मेरे पास कॉल आई सर्विस सेंटर से, ऑटो विकास मोती नगर सर्विस सेंटर से मेरे पास जब कॉल आई तो जो कस्टमर केयर की जो बंदी थी वहाँ से, या जिसने भी मुझे कॉल किया, वो मुझे बार बार इसी बात के लिए फोर्स कर रही थी किसी तरीके से सर आप वो कंप्लेन वापस ले लीजिए और जो है इस तरीके कोई अपडेट है नहीं, इस तरीके कोई अपडेट है नहीं। बट किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे किया और जो है मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर पाया। मतलब स्टार्टिंग में उसकी 2-3 बार कॉल पिक करी, उसने बार बार मुझे फोर्स किया। इवन वो जो है दूसरी तरीके से भी धमकाने का प्रयास कर रही थी कि सर देख लीजिए, बाकी सर्विसेज आपको फिर से वापस ऑटो विकास में ही करानी है, इस तरीके की बातें भी बोल रही थी। बट फिर क्या हुआ कि जब मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर पाया, फ़ोन साइलेंट में था किसी वजह से, तो जब मैं उसकी कॉल पिक नहीं कर पाया तो अगले दिन फिर उसने जो है फिर कायदे का मैसेज किया और कायदे की बात करी कि ठीक है सर, हमने अपने मैनेजर से बात करी हुई है, आपकी गाड़ी में ECU में AL03 से AL04 का अपडेट कर देंगे, आप जो है मंडे को जो है मॉर्निंग में आ जाइए, हम आपका कर देंगे। दोस्तों, ये जो ECU में AL03 से AL04 का अपडेट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे अपने लैपटॉप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो Windows 7 से Windows 10 में अपडेट हो रहा है। मतलब जो भी पूरा ऑपरेशंस हैं एंड जो भी थोड़ा बहुत गाड़ी का जो इंटेलिजेंस है वो सारा कुछ जो है उसी ECU के अपडेट पे डिपेंड करता है, उसी ECU के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है एक तरीके से। तो ये जो AL03 से AL04 का अपडेट हो रहा है वो एक तरीके से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों, जब सर्विस सेंटर पहुंचे तो उन्होंने जो है हमारी गाड़ी में अपना लैपटॉप लगाकर चेक किया तो हमारी गाड़ी में AL03 ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसको जो है उन्होंने फिर AL04 में अपडेट के लिए अपडेशन पे लगा दिया। अपडेशन का वैसे तो वीडियो नहीं बना सकते बट छोटे मोटे शॉर्ट मेरे पास पड़े हैं, मैं आपके लिए डाल दूंगा।
दोस्तों जब मैं पिछली बार सेकंड सर्विस के लिए गया हुआ था तो उसमें तो कुछ टाइम की कमी पड़ गई थी, इस वजह से वो मेरा पावर विंडो का स्विच नहीं सुधार पाया था। और उसने बोला था कि सर आप जब भी, चूँकि आपकी गाड़ी वारंटी पे है, तो आप जब भी वापस कभी आएंगे, आप मतलब सर्विस सेंटर विजिट करेंगे तो हम आपका ये चीज़ सुधार के दे देंगे, या फिर आप वेट करो तो फिर आप इस गाड़ी को जो है एक दिन के लिए हमारे पास छोड़ दो, हम आपका वो काम करवा देंगे। तो इस बार चूँकि मैं जब ECU अपडेट के लिए गया था तो उसने फिर पावर विंडो का काम भी उसने कर दिया। पावर विंडो से रिलेटेड जो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग बाहर से एसेसरीज का काम कराते हैं तो वहाँ चूँकि जब उसने एसेसरी से कुछ काम किया है तो वहाँ से प्रॉब्लम रह गई थी, तो वो प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप जब भी एसेसरीज का काम कराइए तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि ये जो अपना म्यूजिक सिस्टम लगाया जाता है इस दरवाजे में, तो इसके जो स्पीकर के वायर होते हैं वो यहाँ से जाते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी में क्या किया था, जो हमने हरप्रीत भाई के यहाँ से कराई थी एडवांस कार एसेसरीज से, ये शॉप पड़ती है सुभाष नगर में। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो वायर हैं एक्चुअली वो क्लेम करते हैं कि हम इस वाली जो आपकी ये केबल है, ये जो पाइप है, इसके अंदर से हम सारी वायरिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था कि इससे ना करके इस वायर को बगल से निकाल रखा हुआ है। ये देखिए ये चीज़, और ये आपको वायर आपको एक दिख रही होगी, ये वायर है। तो इन्होंने इस चीज़ को पंचर करके यहाँ से वायर निकाल रखी है, और ये वैसे नहीं करना चाहिए। मतलब आइडियल तरीका यही होता है कि यहाँ जो भी वायरिंग होती है आपको इसी पाइप के थ्रू ले जानी होती है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस सेंटर की ये भलाई थी कि उसने जो है ये पावर विंडो में जो करंट है वो कहाँ से नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसको उसने घंटों सर्च किया। क्योंकि ये चीज़ उसने नहीं करी थी इसलिए उसको सर्च करने में भी टाइम लगा, और उसने उस चीज़ को घंटों सर्च किया। इसके बाद उसने पता चला कि वो जो पाइप थी जिसके अंदर से उसको वायर ले जाना था, वहाँ से वायर निकालने के चक्कर में उसने जो वायर पंचर किया है, तो उसमें से एक जो वायर है, उस पाइप के अंदर जो वायर होती है वो अर्थिंग की वायर होती है, वो उससे कट गई थी। तो अर्थिंग की वायर कट जाने की वजह से जो है वो जो है उस स्विच में जो है करंट नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह से जो को ड्राइवर साइड की पावर विंडो थी वो काम करना बंद कर दी थी। तो मैं बस यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरीके का काम कराएं, चूँकि उसमें शायद ये क्लेम करते हैं कि सारा कुछ जो है इसी पाइप के थ्रू जाएगा, लेकिन अगर आपकी जानकारी में नहीं होता या आप ध्यान नहीं दे पाते हो उतना, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो फिर बगल से साइड से वायर निकाल देते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो वायर जो बगल से साइड से निकल गया है, इसमें जो है इसके ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि अगर वो पाइप के थ्रू ही गया होता तो वो ज़्यादा बेटर रहता। खैर सर्विस सेंटर वाले ने सुधार दिया, ये उसकी मतलब भलाई थी, अच्छाई थी कि उसने उस चीज़ को सुधार दिया और जो है काम कर दिया। नहीं तो वो शायद कहीं कुछ ऐसा कुछ बोलने लगता कि सर आपका वायर कट हो गया, ये वो दुनिया भर की बातें उसने नहीं करी। पॉजिटिवली उसने जो है ये सर्च आउट किया कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, और उसने उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट सुधार दिया। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं गियर शिफ्टिंग को लेकर के फेस कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर सर्विस सेंटर में इस बार जो है मैंने एक बंदे से पर्सनली उस बारे में बात करी, उसको थोड़ी सी मतलब इसको ड्राइव करके भी देखने की बात कही, और उससे पूछा कि मतलब क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, या फिर ये ऐसे ही होता है, या फिर मेरे से कुछ गलत हो रहा है। तो उसने जो है मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करी जो मैंने उसको बताई थी कि सर जब मैं सेकेंड गियर लगाता हूँ तो मुझे थोड़ी सी कट से आवाज़ आती है, या थोड़ा सा मतलब थोड़ा मुझे जर्की फील होता है जब हम सेकेंड गियर लगाते हैं। तो उसने फिर मुझे वो चीज़ एक्सप्लेन करी, और वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करी कि जैसे आपने फर्स्ट गियर लगा रखा हुआ है, तो दिस इज़ द फर्स्ट गियर, अब गाड़ी चल रही है, तो फर्स्ट गियर के बाद जैसे सेकेंड गियर लगाना है तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं खींचना है। अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं खींचना है, या आपको जोर लगा करके जैसे फर्स्ट गियर में है तो जोर लगा के डायरेक्ट इसमें सेकंड गियर में नहीं लाना है। उससे क्या होता है कि जो है जो आपका गियर है वो अभी न्यूट्रल पे आया ही नहीं था, तो जब भी आपको एक गियर से दूसरे गियर पे जाना है तो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल पे आने देना है उस चीज़ को। अगर आप उसे न्यूट्रल पे आने देंगे तो फिर आपकी जो गियर शिफ्टिंग होगी वो प्रॉपर होगी। और चूंकि अभी नई गाड़ी है तो इसके जो भी इसके टीथ होते हैं वो मतलब अभी उनमें कोई घिसावट तो हुई नहीं है, तो वो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तभी जो है वो अच्छे से पड़ता है, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो उतने अच्छे से नहीं पड़ेगा। अब मैं इस चीज़ को मैंने फिर और थोड़ा सा एनालाइज़ किया कि जब हम नॉर्मल हमारी स्टैंड स्टिल गाड़ी होती है फिर वहाँ पे हमने न्यूट्रल से ही फर्स्ट गियर डाला होता है, सिर्फ एक सेकंड गियर ही होता है कि हम चलते चलते थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जल्दी से इसको ऐसे खींच के मतलब उसको गियर डालने का प्रयास करते हैं। बाकी अगर सेकंड भी पड़ा है और हमें थर्ड पे जाना है तो हम पहले थोड़ा सा न्यूट्रल पे जाकर के ही थर्ड पे डालते हैं, थर्ड से अगर वापस फोर्थ पे आना है तब भी वो न्यूट्रल से होकर के ही आ रहा है, और इसके बाद अगर जो है फोर्थ से अगर हमें फिफ्थ में भी जाना है तो भी वो न्यूट्रल से होकर ट्रेवल कर रहा
है, और अगर हम फिफ्थ गियर से रिवर्स गियर डालते हैं तो भी वो न्यूट्रल से ही होकर ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ एक ही गियर ऐसी पोजीशन थी कि फर्स्ट थी, और फर्स्ट के बाद हम उसे डायरेक्ट घसीटने का प्रयास करते हैं सेकंड गियर पे, तो इस वजह से उसने मुझे बताया कि सेकंड गियर डालते वक्त आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो है पहले उसे जो है उस गियर को फर्स्ट गियर में अगर है तो उसको पहले जल्दी से मतलब पहले न्यूट्रल पे थोड़ा सा आने दीजिए, फिर इसके बाद जो है सेकंड पे डालेंगे तो आपका गियर जो है स्मूथली पड़ेगा, आपको कोई जर्क नहीं महसूस होगा, और यही सही तरीका है मतलब सेकंड गियर लगाने का। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि जो हमने ECU को AL03 से AL04 में अपडेट कराया हुआ है उसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसमें जो मैंने चीज़ महसूस करी है, जो मैंने मेजर डिफरेंस महसूस किया है वो यही किया है कि जो इको मोड में थोड़ी सी पावर कम लगती थी या पावर में डिले लगता था वो मुझे ठीक लगने लगा है। बाकी जो सिटी मोड में था, सिटी मोड में पहले भी पावर अच्छी होती थी और जो है अभी भी मुझे पावर अच्छी लग रही है। और बेसिकली क्या हुआ था कि मतलब पिछले कुछ माइलेज टेस्ट करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला हुआ था कि सिटी में अगर हम सिटी कंडीशन में अगर हम गाड़ी चलाते हैं और अगर हम वहाँ पे माइलेज टेस्ट करते हैं तो जो माइलेज होता है वो मेनली सिटी में ट्रैफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, प्लस आपने AC चला रखी है कि नहीं चला रखी है उस बात पे डिपेंड करता है। एंड स्पेशली जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, अगर हमें वो ज़्यादा मिल रही हैं, उनमें हमें ऑलमोस्ट कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया कि हर एक ट्रैफिक लाइट पे हमें खड़े होना पड़ रहा है, हमें कोई ट्रैफिक लाइट ग्रीन मिल ही नहीं रही है, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा डिपेंड करता था बजाय इसके कि सिटी मोड और इको मोड में। और स्पेशली मुझे ये इसलिए भी लगा कि जो आइडियल कंडीशन होती है मतलब गाड़ी चलाने की वो ये होती है कि भाई RPM आपका 1 से 2 1000 से 2000 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जो है आप जो है प्रॉपर गियर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिलता है। तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि जैसे सिटी मोड है तो आप उसमें जो है नॉर्मल प्रेस करके एक्सीलरेशन को नॉर्मल प्रेस करेंगे तब भी आपको इनफ पावर और इनफ स्पीड मिल जाती है, लेकिन इको मोड में उसी चीज़ को थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, तब हमें जाकर के उतनी पावर मिलती है। तो मेरे हिसाब से सिटी में अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो इको मोड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिटी के लिए। तो मैं बाय डिफॉल्ट गाड़ी जो है इस समय सिटी मोड में ही चला रहा था। तो बट अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने एक छोटा सा मतलब इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ था चलाने में कि जैसे हमें कोई ट्रैफिक लाइट मिल गई, अब हमें ट्रैफिक लाइट दिख रहा है कि अभी 50 सेकंड 60 सेकंड या 70 सेकंड की है, तो मैं क्या करता था कि गाड़ी जैसे सिटी मोड में ही ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन सिटी मोड से चेंज करके मैं उसे इको मोड कर देता था। तो जितनी देर गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी उतनी देर वो मैं उसे इको मोड में रखता था, फिर जब गाड़ी चलाते थे तो उसको मतलब इको से सिटी में कर लेते थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक आध बार मेरे से मैं जो है ये जो सर्विस कराने के बाद मैंने क्या महसूस किया है कि मैं उसे इको मोड को जो है सिटी मोड करना भूल गया, बावजूद इसके मैंने जो है बहुत ज़्यादा पावर लैग महसूस नहीं करी। तो मुझे जो मेजर डिफरेंस यही लगा है कि अब थोड़ा सा पावर में बैलेंस हो गया है, हल्का फुल्का आपको मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप चला रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ी इको मोड में चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब जो पहले जैसे होता था कि इको मोड जैसे ही इको मोड लगता था तो गाड़ी चलाने का बिल्कुल मज़ा ही खराब हो जाता था, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। अब जो है इको मोड अगर आपका पड़ गया है आप चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मज़ा ही खराब हो रहा है। बट जो कि मैंने देखा हुआ है कि माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है इको मोड और सिटी मोड से, स्पेशली इन द सिटी। हाईवे में पड़ सकता है बट सिटी में नहीं पड़ता है, इसलिए मैं जो है सिटी में बाय डिफॉल्ट सिटी मोड में ही गाड़ी चलाता हूँ और मेरी गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही है। अभी मैं आपको अपना गाड़ी का माइलेज दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है गाड़ी का माइलेज इस समय। मैंने ट्रिप भी को 0 किया हुआ था और ये अभी हार्डली 14.3 किलोमीटर ही चली है। 21.6 kmpl का माइलेज दिखा रहा है और हालांकि ये बहुत स्टेबल माइलेज नहीं है। अभी मैं इसको कोई माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बस ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि आज मैं ऑफिस से थोड़ी दूर निकलने के बाद मैंने ट्रिप को 0 किया था और एक तकरीबन 14-14.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और इसमें जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस जो थी वो रिंग रोड में थी और बाकी फिर ट्रैफिक कंडीशंस में थी। और ये माइलेज जो है वो शहर में मैंने देखा था कि 29.1 kmpl तक पहुँच गया था, बट फिर जैसे थोड़ा सा ट्रैफिक लाइट्स मिली और मतलब रुकना पड़ा और जैसे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है तो उसकी वजह से फिर ये थोड़ा सा कम हुआ, 21.6 है। अभी भी मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि यही माइलेज है या गाड़ी इसी लेवल का माइलेज दे रही है, लेकिन हाँ गाड़ी जो है माइलेज अच्छा दे रही है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है। ये जो ECU का अपडेट हुआ है उससे गाड़ी का माइलेज थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, बट चूँकि अभी कल ही हम ECU अपडेट करा के आए हैं तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि जो है इस तरीके का 21.6 देगा। बट अगर ये चूँकि मैं जब ये ECU अपडेट कराने गया था उससे पहले तक मेरी गाड़ी 17.3 kmpl का माइलेज दे रही थी और उस समय गाड़ी चल चुकी थी तकरीबन मतलब 200-250 किलोमीटर का जो माइलेज था वो 17.3 का था। तो सेकेंड सर्विस के बाद एंड अगर मैं आपको यहाँ पे किलोमीटर्स भी दिखाऊँ गाड़ी के, तो गाड़ी के किलोमीटर्स अच्छे खासे किलोमीटर्स हो चुके हैं।
5299 किलोमीटर हो चुके हैं। तो अच्छे खासे किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। तो अब जो है धीरे धीरे गाड़ी खुलती जा रही है और उसका माइलेज भी बेहतर होता चला जा रहा है। और उस हिसाब से अगर ECU अपडेट से पहले अगर 17.3 का माइलेज दिखा रहा था, और अगर ये जो भी अभी शायद 200-250 किलोमीटर चलेगी गाड़ी टैंक खाली होने से, अगर ये माइलेज जो है 18 kmpl के आसपास मेरी MID स्क्रीन में रह गया, तो फिर ये समझ लीजिए कि हाँ, ये थोड़ा बहुत जो है 0.5 kmpl का या 1 kmpl का कुछ फ़र्क इसमें पड़ेगा। बट देखते हैं कि ओवरऑल कितना माइलेज जो है मेरी MID स्क्रीन में रह जाते हैं, और हम जो है क्या मतलब इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी तुरंत तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि हाँ, इसका माइलेज जो है मतलब बहुत अच्छा माइलेज है या माइलेज बढ़ गया, ECU अपडेट की वजह से माइलेज बढ़ गया, ये अभी तो नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, अगर जो है मतलब ECU अपडेट से पहले तक का जो बेस्ट माइलेज था, मतलब 250 किलोमीटर की डिस्टेंस का माइलेज 17.3 था, तो अगर ये उतना ही रह जाता है या उससे ज़्यादा आता है, मतलब 17.33 के कंपैरिजन में अगर वो 18.33 आता है, तो फिर ये माना जाएगा कि हाँ, ECU अपडेट की वजह से कुछ माइलेज इंप्रूवमेंट हुआ है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में माइलेज स्टार्टिंग से ही अच्छा आया हुआ है, तो मुझे माइलेज को लेकर कोई इशू नहीं था। दोस्तों, अगर मैं ECU अपडेट के बारे में कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो वो यही है कि अगर आपकी गाड़ी में अभी भी ECU AL03 है, तो आप जाकर के उसे ECU AL04 करा लीजिए। अगर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी, तो आपको नुकसान भी नहीं करेगी। और मेरे हिसाब से चूंकि ये अपडेटेड वर्जन है ECU का, तो आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही करेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, कि अभी टाटा मोटर्स ने ऑथराइज़ नहीं किया है, या टाटा मोटर्स ने इन जनरल सभी को ये चीज़ अपडेट करने के लिए नहीं बोला हुआ है। इसलिए आपका सर्विस सेंटर आपको मना भी कर सकता है। पहले तो आप उसे रिक्वेस्ट करिए या किसी तरीके से उसे कन्विंस करने का प्रयास करिए। मेरे वीडियो या किसी और के भी वीडियो जिन्होंने ECU AL04 अपडेट की वीडियो डाले हुए हैं, उनका वीडियो उन्हें दिखाइए। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है, वो एट ए टाइम सभी सर्विस सेंटर के पास पहुंच जाता है। जो हमारा सर्विस एडवाइजर था, उसने बताया था कि सर ऐसा नहीं है कि आपके यूट्यूब में पहले आ जाता है और हमारे सर्विस सेंटर में बाद में आता है। अगर कोई भी सर्विस सेंटर, मतलब ऑल इंडिया कोई भी सर्विस सेंटर अगर वो चीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके जितने भी सर्विस सेंटर हैं आपके नेटवर्क में, उन सब सर्विस सेंटर में ये चीज़ अवेलेबल है। तो उसने बोला था कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पहले आता है फिर हमारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ पहले आता है। लेकिन ये हो रहा था कि अभी तक कंफर्म नहीं था कि अगर हमने ये चीज़ अपडेट करी तो किसी की गाड़ी पे उसका क्या असर पड़ेगा। हो सकता है उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं कई गाड़ियों में डाल के देख ली जा चुकी हैं, और वहाँ पे जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव ही हुआ है। इवन अभी भी टाटा मोटर्स ने ऑथराइज नहीं किया हुआ है कि आप डालो, मतलब जो भी आए जो भी बोले उसको डालो, आप उसकी गाड़ी में आप ये चीज़ डालो। बट ये है कि अगर आपने अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम्स कुछ उस तरीके से बताई कि हाँ, हमें गियर्स में जर्क महसूस हो रहे हैं, या फिर हमारे इको मोड में हमें पावर नहीं महसूस हो रही है, वो पावर लैग है, अगर आपने इस तरीके की बातें करी और फिर उसको कन्विंस करने का प्रयास किया कि यार हमारी गाड़ी में आप जो है ECU AL03 से AL04 अपडेट कर दीजिए, तो वो आपकी गाड़ी में 100% कर देगा। एंड ऑटो विकास मोती नगर दिल्ली में अब जो भी जाएगा उसकी गाड़ी में अपडेट हो जाएगा। क्योंकि मेरी वजह से थोड़ी सी कहानी वहाँ पे बन चुकी है, वहाँ पे डिस्कशन हो चुका है, वो अवेयर हो चुके हैं अब। तो अब जाकर के उस सर्विस सेंटर में अगर कोई जाके पूछेगा तो उसको कर देंगे। अब वहाँ पे जो है कस्टमर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसमें रिसेप्शन में बैठता है, उसको भी थोड़ी बहुत इस बारे में नॉलेज है, और सलमान करके मेरा जो है सर्विस एडवाइजर था, उसको भी पता है। चलते चलते सलमान ने मेरे से ये बोला हुआ था कि भाई अगली बार से कंप्लेन मत करना, मेरी 5-6 दिन की फालतू में सैलरी कट गई। अब मुझे नहीं पता है कि उसकी सैलरी वाकई में कटी होगी या नहीं कटी होगी, बट उसने रिक्वेस्ट किया है कि कंप्लेन मत करना, पहले जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस करिएगा। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास ये चीज़ आई नहीं थी, बट चूँकि जिस दिन मैंने कंप्लेन करी हुई थी, अभी रिसेंटली मैंने शायद कंप्लेन करी थी, शायद फ्राइडे को करी थी, तो कह रहा था कि उसके आसपास हमारे यहाँ भी वो चीज़ डिस्कस हो चुकी थी, बट जो है आपने डायरेक्ट कंप्लेन कर दी। अगर हमसे पूछ लेते तो हम भी आपका काम कर सकते थे। हमें किसी की सैलरी कटवाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो हम अगली बार से देख लेंगे, सर्विस सेंटर में एडवाइजर से ही बात कर लेंगे। इसलिए मैं बाकी सभी को भी सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट कंप्लेन मत ठोकना, पहले जो है उससे जो है कन्विंस करने का प्रयास करना कि देखो बाकी सब जगह ऐसा हो रखा है, फिर बेवजह हम कंप्लेन कर देंगे और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से चूँकि इस समय थोड़ा सा नेचर चेंज हुआ है, टाटा मोटर्स की तरफ से भी नेचर चेंज हुआ है। कई बार फॉलोअप का मैसेज आता है, वो कई बार फीडबैक आपसे लेना चाहते हैं, और अगर आपने कंप्लेन कर दी तो फिर उसमें 100% वो जो है कंप्लेंट ओपन हो जाती है, और जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक वो फॉलोअप करते हैं, और जब तक आप उन्हें अच्छा फीडबैक नहीं देंगे तब तक वो उसे बंद नहीं करते हैं। तो जो है टाटा मोटर्स की सर्विस जो है मेरे हिसाब से अच्छी हुई है, इम्प्रूव हुई है।
सेकंड सर्विस जब मैं करा के आया था तो मुझे थोड़ी बहुत कंप्लेन थी कि उसने टाइम नहीं दिया, पावर विंडो नहीं ठीक करी, बट अभी इस बार जो है फुल सेटिस्फेक्शन है सर्विस को लेकर के। एंड हालांकि जो मुझे एक दिन का समय एक्स्ट्रा लेना पड़ा, फिर वहाँ पर एक्चुअली सर्विस सेंटर में जब भी जाओ तो पूरा दिन लग जाता है। तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर उसको मैं इग्नोर कर दूँ तो वहाँ पे रिसेप्शन से लेकर के वहाँ पे वेट करने का जो टाइम है, और चाहे चाय कॉफ़ी की बात हो या फिर जो है बिहेवियर की बात हो, एंड चाहे वो काम के लेकर के जो चीज़ हो, तो वो सब जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। एंड ओवरऑल जो है टाटा मोटर्स की सर्विस जो है अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।